हमने कल थोड़ा सा ये लास्ट का पार्ट रह गया था हमारा, ठीक है। एक बार इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक बार इसको मैं आपको बता देती हूँ। नाउ सी, हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था अपना, ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज द फुल कवरेज। फुल कवरेज में क्या है हमारे पास? द फुल कवरेज मीन्स कि हमें कोई भी मार्केट है और कोई भी प्रोडक्ट है उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारे पास फुल कवरेज होती है इसे करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये बहुत इजी नहीं है, ठीक है। बहुत इजी क्या, ये इतना इजी नहीं होता। So full coverage, all products, all markets, it is difficult to serve all segments of the market. Yes, क्योंकि एक बात बताइए सिंपली कि मैं हर मार्केट्स में, ठीक है, और हर प्रोडक्ट्स में अपना कवरेज करना चाहती हूँ, ये तभी पॉसिबल है कि जब मेरे पास फंड क्या है, काफी ज्यादा है। अगर मेरे पास फंड नहीं है या फिर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो फुल कवरेज मेनली, या फिर मैं कहूंगी किसी ने किया ही नहीं है, ठीक है, कि सभी मार्केट्स में होना चाहिए, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है वो इनफैक्ट सभी मार्केट्स में भी नहीं, आप ऑल की छोड़ो, आप सिर्फ एक वन प्रोडक्ट के ही लिए अगर आप देखोगे तो आपका वो जो प्रोडक्ट है वो ऑल मार्केट्स में नहीं है। सो इट इज डिफिकल्ट टू सर्व ऑल सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। तो मार्केट के ऑल सेगमेंट्स को सर्व करना क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा। So it is difficult to serve all segments of the market, ठीक है। ओनली बिग कंपनीज कैन गो फॉर फुल कवरेज, सिर्फ और सिर्फ बिग कंपनीज ही फुल कवरेज के लिए जा सकती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? सिंपली माइक्रो मार्केटिंग में हमारे पास मतलब है कि हमें, यानी कि एक स्पेसिफिक, माइक्रो माने द स्मॉल वन, ठीक है, द स्मॉल, ठीक है। चाहे मैं एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, चाहे मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या फिर मैंने एक स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाया है। सो माइक्रो मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ टेलरिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को टेलर करने का, यानी कि मैं अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही हूँ, टेलर कर रही हूँ, यानी कि उसे मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आप भी अपने यानी कि सूट्स को लाते हो, ठीक है, बॉयज भी अपने, ठीक है, शर्ट्स को, तो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के हिसाब से होता है, स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से होता है कि ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है वो शर्ट का जो सूट का स्टाइल है वो अलग वैसे डाला जाता है, और वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए हिसाब से हो रहा है। यानी कि माइक्रो में यहाँ पे आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आपके लिए यहाँ इंडिविजुअल ही होना चाहिए, यहाँ मेन है आपके लिए क्या, स्पेसिफिक है, ठीक है, कि चाहे वो स्पेसिफिक लोकेशन हो, स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हो। सो माइक्रो मार्केटिंग इज अ प्रैक्टिस। माइक्रो मार्केटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है ऑफ टेलरिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या करना, फ्रेम करना, यानी कि उसे बनाना, ठीक है। और हम जो करते हैं वो एक स्पेसिफिक के लिए हिसाब से ही करते हैं। अब मेन चीज क्या आती है, अगर हम एक स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग करें, जो हमारी कॉस्ट होगी, इट मीन्स कि हमारी जो कॉस्ट है वो भी उन्हीं के द्वारा ली जा रही है, यानी कि हम जो कॉस्ट अपनी उसमें स्पेसिफिक में इंडल्ज होगी तो आप अपने उस कॉस्ट को उसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल से क्या करोगे, चार्ज करोगे, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, माइक्रो मार्केटिंग। अगर यही चीज, ठीक है, स्पेसिफिक से जनरल लेवल पे हो जाए, ठीक है, अगर यही चीज स्पेसिफिक से जनरल लेवल पर हो जाती है तो हम यहाँ पर किसके बेसिस पे हो रही है, यानी कि पूरी जनरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम उसे बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जो कि हमने स्टार्टिंग में अपना कवर किया था, कौन सा, सो दैट वन, दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। क्लियर हुआ? तो हम इसे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ठीक है, 1 मिनट में ऐड कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द मास कस्टमाइजेशन। तो मास कस्टमाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू प्रिपेयर ऑन अ मास बेसिस, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम एक कंपनी की खुद की एबिलिटी है कि हम मास कस्टमाइजेशन कर रहे हैं,
इंडिविजुअली डिजाइन प्रोडक्ट सर्विस प्रोग्राम कम्युनिकेशन, कहने का मतलब है कि यहाँ तो मैंने एक मतलब स्पेसिफिक वाली बात की, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास क्या है, टेलरिंग की शॉप है, ठीक है, कि या तो एक सूट्स की शॉप हो गई, ठीक है ना, इन सब में क्या है कि अलग अलग इंडिविजुअल्स आ रहे हैं डेली में, तो इंडिविजुअली डिजाइन प्रोडक्ट सर्विस आप मास लेवल पर उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि एक साथ आप बहुत सारे अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स, ठीक है ना, को अलग अलग प्रोडक्ट सर्विस प्रोग्राम कम्युनिकेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। सो दिस इज द एबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ ए कंपनी। अगर आपको कोई भी सभी कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, कि जैसे मान लीजिए कि लेनोवो के क्या है, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, लैपटॉप्स में आपके पास, ठीक है, मुझे चाहिए 20,000 वाला, तो आपको वो भी मिल जाएगा कम फीचर्स में, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैम हम तो 50 वाला लेंगे, तो आपको 50 वाले में अलग अलग क्या मिल जाएंगे, फीचर्स मिल जाएंगे। सो मास कस्टमाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ ए कंपनी, तो मास कस्टमाइजेशन कंपनी की एबिलिटी है। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू प्रिपेयर ऑन ए मास बेसिस, की मास बेसिस पे प्रिपेयर होने के लिए इंडिविजुअली डिजाइन प्रोडक्ट। क्लियर, ठीक है। अब ये है मेन, इनका पर्पस क्या होता है, टू मीट ईच कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, यानी कि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो दिस इज द मास कस्टमाइजेशन। क्लियर टू ऑल, कोई डाउट? अब आइए, नेक्स्ट इज द अवर टारगेट मार्केट, ठीक है। टारगेट मार्केट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ बायर्स, यानी कि टारगेट मार्केट क्या है, डिफाइन की जाती है एज अ सेट ऑफ बायर्स, ठीक है, शेयरिंग द कॉमन नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द कंपनी डिसाइड टू सर्व। देखो मेन चीज क्या है कि कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कि जैसे मैंने ये किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप के मेन हैं इनके लिए ही कंपनी शर्ट्स को डिजाइन कर रही है। कि जैसे मान लीजिए कंपनी ने 18 ईयर से 30 ईयर्स तक या फिर 35 ईयर्स तक 40 ईयर्स तक के जो शर्ट्स हैं उनको लेटेस्ट अलग अलग डिजाइन में किस तरीके से पसंद आएगी लोगों को, तो इट मीन्स कि कंपनी ने एक सेट ऑफ बायर्स को प्रिपेयर कर लिया। कंपनी का जो मेन कंसर्न है वो सभी बायर्स के लिए नहीं है, कंपनी ने सोचा कि मुझे इन्हीं पर्टिकुलर बायर्स के हिसाब से ही मुझे उन्हें डिफाइन करना है अपने प्रोडक्ट को, और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे उन्हें शेप करना है। सो इट इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ द बायर्स, ये बायर्स का सेट है, शेयरिंग कॉमन नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि ठीक है। अब देखो वो जो कॉमन बायर्स हैं उन सभी बायर्स की जो नीड्स हैं क्या है, वो सेम है। सो is defined as a set of buyers sharing common needs or characteristics that the company decides to serve, जो कि कंपनी ठीक है ना सर्व करने के बारे में सोचती है। सो our target market is defined as a set of the buyers शेयरिंग कॉमन नीड्स, ठीक है, यानी कि उन्हीं बायर्स, आप ये मत सोचना कि बायर्स कॉमन नीड्स को शेयर करें, नो, मीन्स उन सभी बायर्स की क्या है, कॉमन नीड्स हैं, ठीक है, जो ठीक है, फिर कंपनी उन सभी को सर्व करने के बारे में सोच, यानी कि उन सभी के बारे में प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज डेवलप मेजर ऑफ सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, यानी कि तो कंपनी उसी के लिए, मैंने कहा ना कि कंपनी ने सोचा कि मुझे 40 इयर्स के अबव के लिए नहीं डिसाइड करना, वहां के बाद ना जो मतलब बायर्स का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो कंपनी ने 40 इयर्स के बाद तक में इतना चाह उन्हें प्रेफरेंस में नहीं दिया, यानी कि अगर इतना उन्हें प्रेफरेंस में नहीं दिया, इट मीन्स कि उनका क्या चीज नीड्स कॉमन नहीं आ रही है, उनका टेस्ट अलग है, तो इसीलिए कंपनी सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस को बनाने के ऊपर भी ध्यान देती है। तो डेवलप मेजर ऑफ सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस। नेक्स्ट इज मार्केट पोजिशनिंग मीन्स सेटिंग द कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग। देखो मेन चीज क्या है इसमें हमारे पास, मार्केट positioning, the word is mean by the market,
क्या मार्केट में सिर्फ हम ही है? नहीं, मार्केट में हमारे पास क्या होंगे, कस्टमर्स के साथ साथ हमें और के ऊपर भी ध्यान देना है। देखिए अभी तक हमने जितने भी सारे अपने कंसेप्ट को स्टडी किया वो हमारे कस्टमर्स के अकॉर्डिंग था, डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड में कि लाइक वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल, लोकल मार्केट, ठीक है, मास मार्केट, इन सभी में हमने प्रोडक्ट वाइज और अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड किया। लेकिन एक टर्म है आपके पास मार्केट पोजीशनिंग, इसमें क्या करते हैं कि इसमें कंपटीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट की कौन सी पोजीशनिंग को लेते हैं, तो सेटिंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को सेट करना विद स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स, एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स के साथ किया कि प्रोडक्ट है ये मेरा क्या है, यानी कि है जो कॉम्पिटिटिव क्या बिहेवियर है, ये तो ये पोजिशनिंग है, तो हम कॉम्पिटिटर्स उसके अपोजिट साइड में इस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए, विद स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स हमें डिसाइड करना होगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट आप उसको प्लीज एक बार रीड करो, रिकॉल करो, देखो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ तो कोई डाउट तो नहीं है? वॉइस नहीं आ रही है? अच्छा 1 मिनट। बाबू मैंने इसीलिए म्यूट किया था कि ताकि एक बार आप लोग देख सको उसमें कोई आपको डाउट तो नहीं है। कोई डाउट नहीं है, आगे मूव ऑन होती हूँ, ठीक है। इसमें क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। लेवल्स ऑफ सेगमेंटेशन में हमने क्या रीड किया? लेवल्स ऑफ सेगमेंटेशन में अनडिफरेंशिएटेड मार्केट हमने स्टडी किया। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या है हमारे पास? मास मार्केटिंग है, यानी कि वो सभी के लिए है, ठीक है ना, कि वो सभी सेगमेंट्स के लिए है, कोई डिवीजन नहीं है।
डिफरेंशिएटेड में हमारे पास सिंपली क्या है कि हमने मार्केट्स को सर्वरल यानी कि वो अलग अलग सेगमेंट्स में सर्वरल सेगमेंट्स अप्रोच अपनाती है या सर्वरल प्रोडक्ट्स अप्रोच है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में हमारे पास कंसंट्रेशन है यानी कि वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट, ना तो देखो यहाँ पे क्या है सर्वरल सेगमेंट्स हैं एंड देन सर्वरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड में वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट। अब मेन है लोकल मार्केट में आपको बताया था कि सिर्फ हमारे पर्टिकुलर लोकेलिटीज या पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए। नेक्स्ट है मास मार्केट में यानी कि जहाँ पे सभी जगह आपको ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, आपने उस मास लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हो। देन सेगमेंटेड मार्केट कंसेप्ट या मार्केट सेगमेंटेशन, दिस इज अ मार्केट सेगमेंटेशन, लाइक मार्केट को मैं क्या कर रही हूँ सेगमेंट कर रही हूँ, सो वन मार्केट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे मेन मार्क किया हुआ है आपको इनको भी लर्न करोगे आसानी रहेगी, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंट यानी कि वन मार्केट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको साथ साथ लर्न भी हो रहा होगा। नेक्स्ट वन इज अवर ग्लोबल मार्केट कंसेप्ट। ग्लोबल मार्केट कंसेप्ट में तो हमने आपको मैंने एक्सप्लेन किया ही था क्या, IMGT, दैट इज आई फॉर इंटरनेशनल, एम फॉर मल्टीनेशनल, ग्लोबल ट्रांजेक्शनल, ठीक है। इनका मतलब मैंने आपको कल अच्छे से बता दिया था। नेक्स्ट है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, कि जहां पर हम एक ही सिंगल सेगमेंट में, इसको तो कुछ इतना स्पेसिफाई नहीं है, तो एक ही सिंगल सेगमेंट में हम हमारा मेन कंसर्न होता है हायर रिटर्न्स पाने के लिए। सिलेक्टिव सेगमेंट स्पेशलाइजेशंस में कि जैसे कि हमने एक यानी कि जो भी हमारे पास सेगमेंट है एक लाइक प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट को डील करना कि जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट है उसे डिसाइड कर दिया और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज। तो ऐसे आप एग्जांपल लर्न रखोगे कि लाइक बाटा, तो आपको याद आ जाएगा दिस इज योर मल्टी स्टेज कवरेज। तो ये हमारे पास क्या है मल्टी स्टेज कवरेज है। सबको वॉइस आ रही है ना, ठीक है अभी, ठीक है, आवाज आ रही है आपको। नेक्स्ट इज मार्केट सेगमेंटेशन, तो वही अभी हमने देखा वन मार्केट फ्रंट प्रोडक्ट्स। अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में वन मार्केट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी एक मार्केट में अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। फुल कवरेज ऑल मार्केट्स ऑल प्रोडक्ट्स। माइक्रो मार्केटिंग दैट इज द स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड फॉर द स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए है। नेक्स्ट वन इज द मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन यानी कि सभी लेवल्स पे होना, मेन आपको ध्यान रखना है कि मास लेवल पर है, मास बेसिस पर है, लेकिन इंडिविजुअली डिजाइंड प्रोडक्ट है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इंडिविजुअल डिजाइन हम और हम उसके मास बेसिस बस मैम आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। अब देखो, अब आ रही है बाबू, अब देखो अब आ रही है। यस मैम। अब ठीक है। अच्छा बाबू सॉरी, मुझे ना वाईफाई का वो हट गया था वायर, बस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आ गया, ओके आइए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फुल कवरेज, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स ऑल मार्केट्स। नेक्स्ट वन इज द माइक्रो मास कस्टमाइजेशन टारगेट, एंड लास्ट वन इज द मार्केट पोजीशनिंग, यानी कि हमने मार्केट में, क्योंकि हमारे पास हम मार्केट में सरवाइव करते हैं तो उसमें कॉम्पिटिटर्स भी हैं
तो हमने देखना कि इस प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटर्स किस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग को क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है, विद स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स के साथ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब हमें नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें है कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर, मार्केटिंग मिक्स हमारे पास कवर हो गया। नेक्स्ट वन इज द कंज्यूमर बिहेवियर। ये आपको बताती हूँ कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमने फिनिश किया। नाउ सी, अभी हमने स्टडी किया ना कि हमें किस तरीके से कंज्यूमर के बेसिस पे क्या करना चाहिए। कंज्यूमर के बेसिस पर हमें अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को हमें किस लेवल पर लेकर आना है, कौन से बायर्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द इम्पोर्टेंट, व्हेन वी हैव डिसाइडेड the nature of the buyers and the what type of the consumers we need। तो मतलब कि हमें कौन सी एज ग्रुप के कंज्यूमर्स के लिए हम फ्रेम कर रहे हैं, हमें कौन से, तो उनका हमें डिसीजन भी पता होना चाहिए, उनका बिहेवियर भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक हमें उनका कंज्यूमर्स का बिहेवियर पता नहीं होगा, हम प्रॉपरली उसको अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल में पहले एक बार ये लाइन थर्ड पॉइंट रीड करते हैं। द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन टू स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। देखो मेन चीज क्या, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, जो कि हमारे प्रोडक्ट को सेल करे, मतलब तुम, हाँ, जो कि हमारे को यानी कि प्रोडक्ट को बाय करेगा सिंपली, यानी कि अगर वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदता है या फिर वो हमारे प्रोडक्ट को हमसे क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, ठीक है, बाय, और कौन से बेसिस पे, क्या एक्चुअली में वो बाय कर रहा है और वो कैसे खरीद रहा है, उसके लिए मेन पर्पस क्या है, वाई दे बाय। तो हमने जो अपना एडवर्टीजमेंट देना है वो उस एडवर्टीजमेंट में किसके अकॉर्डिंग दे, उनके लिए, मतलब कि ताकि उनको हम ये बता सके कि आपकी जो नीड है ये हमारे प्रोडक्ट से क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। आपकी नीड अगर हमारे प्रोडक्ट से कवर हो जाएगी तो हमने इसीलिए ही उसके बिहेवियर को स्टडी करना है। अब इसके बिहेवियर को स्टडी करके हम ये उसके यानी कि रिलेशनशिप के बारे में जान आते हैं कि उसका जो प्रोडक्ट के साथ वो कितना लॉयल है या कितना नहीं। देखिए मार्केट्स में क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो लॉयल नहीं है तो उसके लिए रीजन क्या है, कंज्यूमर स्टार्टिंग में हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहा था, अब वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, अब वो परचेज क्यों नहीं कर रहा। अगर वो कंटिन्यूअसली परचेज कर रहा है और वो यानी कि फ्यूचर में और हमारे यहाँ से परचेज करता रहे, कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाए, तो हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज को और इम्प्रूव करना चाहिए, और जो हमारे न्यू कॉम्पिटिटर्स हैं वो कंज्यूमर को कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। सो दिस इज this study known as our consumer behavior. This study simply means the behavior of the consumer. So the study of the consumer behavior is the study, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना एक स्टडी है ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस, कि कैसे इंडिविजुअल्स डिसीजन को लेता है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि जेब से पैसा निकालेगा कंज्यूमर तो किस बेसिस पे लेगा, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, ना कि उसको वेस्ट करने के लिए। और कंज्यूमर्स जो हैं अपने अमाउंट को खर्च कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हमें इनसे ही ज्यादा क्या मिले, बेनिफिट मिले। अगर हमें यानी कि कंज्यूमर को उससे ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तभी वो यानी कि अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। देखो मेन चीज होती है, सिंपल है लॉजिक, क्या लॉजिक है, दैट इज द कॉस्ट। जो उसकी कॉस्ट है वो क्या है, कम होनी चाहिए, यानी कि उसे बेनिफिट उस प्रोडक्ट से ज्यादा मिलना चाहिए कॉस्ट से। तो हमें इन्हीं सभी कुछ को स्टडी करना है, देखना है, ठीक है।
तो ये हमारा देखो, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करके आप ये नहीं कह सकते हो कि डेफिनेटली हमें जो हमारे जो कंज्यूमर है ना, वो अब हमारे, क्योंकि हमने उसके बिहेवियर को स्टडी कर दिया है और अब वो हमसे ही गुड्स को परचेज करेगा। नहीं, ऐसी कोई गारंटी सक्सेस नहीं है कि वो आपके गुड्स को ही परचेज करेगा। कभी कभी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो नॉनसेंस उनका बिहेवियर होता है, ठीक है। कभी कभी वो एक प्रोडक्ट के लिए लॉयल नहीं होते, वो अलग अलग प्रोडक्ट को यानी कि टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेन इसके लिए, पर ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करता है कि अगर कुछ नेगेटिव कंज्यूमर्स हैं, उनमें से सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ व्हाट दे बाय। ये इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ, यानी व्हाट दे बाय, वो क्या खरीदते हैं, हाउ दे बाय, कैसे खरीदते हैं, एंड वेयर दे बाय, कहाँ खरीदते हैं, एंड वाई दे बाय। अब आइए स्टार्टिंग में, द फैक्ट ऑफ बाइंग चेंजेस, ठीक है, डायनामिक ऑफ द रिलेशनशिप। ऑब्वियसली यानी कि जो एक फैक्ट्स है, ठीक है ना, यानी कि आपके पास जो खरीदने का जो फैक्ट्स है उसमें बहुत वो डायनामिक है। द बायर व्यूज द सेल्स एज अ फेवर, ठीक है, कन्फर्ड ऑन द सेलर एंड इन इफेक्ट डेबिट द सेलर अकाउंट्स। तो मतलब कि वही उनको ऐसा लगता है बायर्स को कि जो सेल्स है वो तो ऑब्वियसली सेलर के फेवर में ही है, ठीक है। एंड और उसका उनका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब कि मैंने अगर कुछ चीज परचेज की है तो मेरा अकाउंट में से पैसे कटेंगे। तो ए हेल्दी रिलेशनशिप रिक्वायर्ड द कांस्टेंट एंड अ कॉन्शियस फाइट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ डिक्लाइन। यानी एक हेल्दी जो रिलेशनशिप है कि उनका ये जो मतलब सेलर्स में है, ठीक है, कि मान लीजिए उनका जो टेस्ट में डिक्लाइन हो रहा है, जो कोई भी फॉर डिक्लाइन के फोर्सेस के अगेंस्ट हमें लड़ना है, यानी बायर्स, यानी कि हमारे बायर्स को नहीं, सेलर्स को लड़ना है। सेलर्स को क्यों लड़ना है, क्योंकि सेलर्स क्या चाहता है कि उनका जो अकाउंट वो हमेशा क्रेडिट रहे, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, ठीक है। वन ऑफ द श्योरेस्ट साइन ऑफ द बैड रिलेशनशिप मेन है, कंज्यूमर आपका कंप्लेन कर रहा है, आप उसके कंप्लेन को क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने उसमें चेकलिस्ट में चेक कीजिए आपकी कंप्लेंट्स कितनी हैं, आपने उन कंप्लेंट्स को कितना रिस्पॉन्स किया, और वो कंप्लेंट्स का रिजल्ट क्या निकला। क्या वो कंप्लेंट्स ऐसे ही है तो कंज्यूमर तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो फिर आप कैसे उनके बिहेवियर को यानी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक श्योरेस्ट साइन है बैड रिलेशनशिप का इज द साइन ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। तो द कस्टमर इज नाइदर नॉट बीइंग कैंडिड, कहने का मतलब है अगर आपके पास एक बैड रिलेशनशिप होगी ना, तो कस्टमर क्या होगा, आपसे ट्रुथ होगा, वो तो फिर आपसे कहेगा, मान लीजिए आपने उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व नहीं किया और आप कह रहे हो कि आप हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट आया है, आप इसे परचेज कर लीजिए, तो ऑब्वियसली वो आपको सिर्फ झूठा ही बोलेगा कि लाइक ओके हम इसे देख लेंगे, हम परचेज कर लेंगे, आपके लिए ट्रूथफुल नहीं होगा। इट मीन्स कि आपको कंज्यूमर के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, ना कि आप चाहते हैं कि जब आए तो आपको उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को सेल कर दो। एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर ही होगा, वही आपके गुड्स को ले सकता है। द कस्टमर इज आइदर नॉट बीइंग कैंडिड और नॉट बीइंग कॉन्टेक्टेड, ठीक है। तो यानी कि ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो वो अगर आप उसकी कंप्लेन को नहीं देखोगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना ही आपसे फ्रैंक होगा और ना ही, ठीक है, वो इसी कॉन्टेक्ट में होगा। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है। एक दो डेफिनेशंस मैंने इसीलिए दी हैं कि ताकि आप उनके जो अलग अलग हैं डेफिनेशन देख के आप आ सके कि हाँ इसका मतलब कंज्यूमर बिहेवियर है, इसका मतलब है स्टडी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रो स्मिथ ने कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन दी है, द मीन्स सिंपली, वो ये कहता है बिहेवियर मीन्स द एक्शन। बिहेवियर का क्या मतलब है, एक्शन मतलब है। तो ऑस्ट्रो स्मिथ हैज डिफाइंड
कंज्यूमर बिहेवियर ऑन एंड एक्शंस ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, मार्केट प्लेस में कंज्यूमर्स का क्या एक्शन है एंड अंडरलाइन मोटिव्स फॉर दोज एक्शंस, मतलब कि वो किस तरीके से मार्केट प्लेस में कंज्यूमर रिएक्ट करता है। पहले तो उस चीज को अंडरस्टैंड करना। वो मार्केट में जाएगा तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट देख रहा है, प्रोडक्ट के हिसाब से वो क्वालिटी देख रहा है, क्वांटिटी को देख रहा है। तो कंज्यूमर्स के कौन से एक्शंस हैं इन द मार्केट प्लेस एंड द अंडरलाइन मोटिव्स फॉर दोज एक्शंस। अगर उसका यानी कि वो प्राइस को देख रहा है तो उसका क्या मोटिव है। ठीक है, उसने क्वालिटी को देख रहा है, इट मींस कि अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग हिसाब से एक्ट करते हैं। कोई कस्टमर्स प्राइस को देख रहा है तो कोई क्वांटिटी को देख रहा है। ठीक है, तो कोई उसकी क्वालिटी के लिए बारे में देख रहा है। तो अलग अलग जो कस्टमर्स मार्केट प्लेस पे किसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं एंड द अंडरलाइन मोटिव्स फॉर दोज एक्शंस, और उन एक्शंस के लिए क्या क्या उनका मेन मोटिव है। एक बार आप इस को स्टडी करो और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ द बाइंग बिहेवियर इज द डिसीजन प्रोसेस। ऑब्वियसली अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर बोल रही हूँ तो इसको एक और नाम है बाइंग बिहेवियर। तो यानी कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो एक डिसीजन है। ठीक है, वो डिसाइड करता है। या फिर आप ये बोल दीजिए कि उसे अपने प्रोडक्ट को यूज करने में, खरीदने में किस तरीके से वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द एक्ट्स ऑफ द पीपल। पीपल का ये एक्ट है इन्वॉल्व इन बाइंग एंड यूजिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को खरीदने में वो किस तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, अब आइए हमने कंज्यूमर डिसीजन बिहेवियर को किन किन पार्ट में क्या क्या इंक्लूड किया है। यानी आप इसको कंज्यूमर बिहेवियर के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हमने ये स्टडी किया, मैंने ये देखा कि अगर मैं कोई भी डेली का प्रोडक्ट बनाऊंगी कि लाइक मान लीजिए कि मैंने मिल्क है, ठीक है, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, मैंने बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं, तो इनमें जो कंज्यूमर्स आए गए हैं उनका जो बिहेवियर होता है ना वो रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर। क्यों होता है वो रूटीन? क्योंकि होती है ये लो कॉस्ट यूनिट आइटम फाउंड इन द केस ऑफ फ्रिक्वेंटली परचेज, कि जैसे हमने इनको क्या किया है, ज्यादातर फ्रिक्वेंटली खरीदा है, फ्रिक्वेंटली परचेज के केस में ये पाए गए हैं। तो रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर, तो रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर इट इज usually found in the case of frequently purchased and low cost unit items. Decision effort needed is the only minimum, यानी कि जो कोई भी आप डिसीजन लेते हो, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो क्या है, कम है। यानी आपको, ठीक है, चॉकलेट लेनी है तो डेयरी मिल्क नहीं मिली तो आपने और किसी की ले ली, किटकैट ले ली, तो आपको इतना जो डिसाइड करने में कम समय लगता है, इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगता। और ये हमारे कौन से आइटम है, लो कॉस्ट आइटम है। प्लीज इनको मैंने अंडरलाइन किया है बाबू, वो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली परचेज कौन से केस में होता है, यानी कि रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर में। नाउ द नेक्स्ट, पहले एक बार लिमिटेड के अलावा देखते हैं एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। मतलब इसमें क्या होता है थर्ड में, कि जैसे मान लीजिए आपने अपनी जिंदगी में उस चीज को फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो, उसको या तो एक ही बार उसे आप यानी कि क्या करोगे, परचेज करोगे, एक बार नहीं, छोड़ो, जब वो बहुत क्या है उसमें आपको बहुत कॉस्टली आइटम है कि लाइक मान लीजिए आपको घर परचेज करना है, ठीक है, तो बहुत अमाउंट लगती है, बहुत पैसा लगता है, आपको गाड़ी परचेज करनी, तो ये तो है नहीं ना कि आप जाके आज परचेज की 2 दिन बाद और फिर ले आओगे, 3 दिन बाद फिर ले आओगे, या 2 महीने बाद ले आओगे। ठीक है, तो इसमें आपको डिसाइड करने में आपने सोचा कि मुझे कौन सी लेनी है, मुझे कैसी लेनी है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सो इट रिक्वायर्ड
व्हेन कंज्यूमर वांट्स टू परचेज अनफेमिलियर प्रोडक्ट्स, मान लीजिए कि कंज्यूमर है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी के पास कार नहीं है, ठीक है, या कार है और अब जो कौन सी दूसरी कंपनी की आ रही है, दूसरे फीचर्स के साथ आ रही है, उनको उसको नहीं पता, ठीक है, तो वो कोई भी अनफेमिलियर प्रोडक्ट्स, अनफेमिलियर का मतलब ये नहीं कि उसने नाम नहीं सुना हुआ, वो उसके लिए न्यू है, तो इसलिए यहाँ मैंने मेंशन किया है विच इज टोटली न्यू, हैविंग हाई यूनिट वैल्यू, यानी कि उसके पास जो उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, हाई यूनिट वैल्यू है, और वो मेनली वंस इन अ लाइफ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो लाइफ में बिल्कुल एक ही बार लेगा, 2 बार 3 बार भी ले सकता है, लेकिन वो एक जर्नल ये कंसेप्ट है कि इसमें कंज्यूमर को बहुत ज्यादा डिसीजन लेने की जरूरत होती है कि वो जो उनकी लाइफ के काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यानी कि स्पेंड्स मच टाइम, और वो बहुत ज्यादा उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, हाई कॉस्ट, कॉस्ट हाई है, एग्जाम्पल द कार, क्या हो गया आपके पास एग्जाम्पल कार, क्लियर। अब इन दोनों के बीच का, यानी कि रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर में हम इतना डिसाइड नहीं करना पड़ता, ठीक है, जैसे मान लीजिए लिमिटेड डिसीजन मेकिंग में आपको क्या करना है, आपने एक अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, काफी टाइम हो गया, साल भर हो गए, 1.5 साल हो गए, मान लो आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसके लिए आपको कुछ सामान लेके आना है, तो जनरली ये लिमिटेड डिसीजन मेकिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आप रूटीन बेसिस पे भी नहीं करते, और ऐसा भी नहीं है कि आप लाइफ में एक बार करोगे, टोटली न्यू है, ठीक है, जैसे लिखा है बाइंग ऑफ टेलीविजन सेट, कि जैसे मान लीजिए आपने 10 साल पहले, ठीक है, या क्या आपके पेरेंट्स ने 15 ईयर्स पहले टीवी को क्या कहते हैं परचेज किया था, अब जो मतलब टीवी आ रहे हैं, एलईडी जो है, एलसीडीज आ रही हैं, तो इनमें इतना ज्यादा क्या है कि चलने वाले ड्यूरेबल आइटम्स तो मैंने नहीं देखे, ठीक है, मेन आपका 8 ईयर 10 ईयर्स, लेकिन जो पुराने थे, ठीक है, जो मतलब कि हमारे अदर फादर के टाइम के टीवी थे, उन्हें मैंने 20 साल तक चलते हुए देखा है, ठीक है, लेकिन अब जो करंट में आ रहे हैं उनको मैंने इतने ईयर्स तक नहीं देखा, सो इसीलिए इसका एग्जाम्पल बाइंग ऑफ टेलीविजन सेट्स, ठीक है, तो इन दिस केस ऑफ परचेज मेड बाय द कंज्यूमर्स लेस फ्रिक्वेंटली, यानी कि इस टाइप की परचेज जो की जाती है कंज्यूमर्स के द्वारा, वो लेस फ्रिक्वेंटली है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं की जाती, ठीक है, लेस फ्रिक्वेंटली, कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली हर महीने तो नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम टाइम बाद वो कर रहा है, तो इसको सोचने में, डिसाइड करने में, डेलिब्रेशन में कैसा टाइम लगता है, ए मॉडरेट टाइम, तो एक मॉडरेट टाइम लगता है फॉर गैदरिंग एंड डेलिब्रेशन, क्लियर। अब तक के में कोई डाउट है तो कंज्यूमर्स डिसीजन बिहेवियर, बाबू आपको इनके नेम्स लर्न करने हैं, दैट इज योर रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर, लिमिटेड डिसीजन बिहेवियर, एंड देन एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब देखो एक बात होते हैं, इसको देखते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में हमने ये भी एनालाइज करना है कि देखो अलग अलग कंज्यूमर्स अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव करते हैं, आपने देखा, आपने अपने शोरूम को बहुत ही अच्छे, ऑब्वियसली वहां पे क्या है, उनकी इनकम्स अच्छी हैं, लाइफस्टाइल्स अच्छा है, डेमोग्राफिक सिचुएशंस अच्छी हैं, आप मान लीजिए अपना कोई सैलून स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे आप एक स्टाइलिश का और हाई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लगा के, कॉस्ट लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां के जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो बाइंग बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, हाई लेवल का है, ठीक है, तो हमें इन चीजों को भी रेफर करना है। अब है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कि किसी भी चीज को परचेज करने के लिए बाइंग बिहेवियर में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, द नंबर वन इज अवर द पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स लाइक डेमोग्राफिक, ठीक है, कि वो एक लड़का है तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली उसके आइटम्स को लेगा, लड़की है तो वो अपने उन प्रोडक्ट्स को परचेज करेगी, ठीक है, उनकी एज क्या है, उनकी इनकम क्या है, तो ये सब कुछ डेमोग्राफिक में आता है, बताया था मैंने, एक्सप्लेन किया था। एंड नेक्स्ट इज अवर द लाइफ स्टाइल्स एंड द सिचुएशन, ठीक है, लाइफ स्टाइल्स हैं और हमारे पास सिचुएशंस,
ठीक है, नेक्स्ट है द सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि मान लीजिए कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली में रोल कैसा है, ठीक है, हमारे पास हमारा हम कौन से कल्चर को फॉलो करते हैं। मान लीजिए हम इंडियंस हैं तो ऑब्वियसली हम फेस्टिवल्स में, दिवाली में, इन सब में न्यू ड्रेसेस को डालेंगे। तो यानी कि उस में हमें यानी कि अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लेके आना है। क्या आपने देखा है ना, दिवाली में सभी में क्या कर देते हैं, डिस्काउंट्स लेके आते हैं, सस्ता कर देते हैं। तो मतलब इन चीजों में ये देखा गया है कि जो मतलब इंडियंस है वो मेनली त्योहारों पे, ठीक है ना कुछ सामान परचेज करते हैं। तो सच एज द रोल्स एंड द फैमिली, ठीक है, इन इन सब चीजों के बारे में कंज्यूमर सोशलाइजेशन तो वही है, दैट इज द प्रोसेस थ्रू विच person acquires the knowledge and the skills to function as a consumer। मतलब कि मान लीजिए कि एक सोशलाइजेशन में कि जैसे एक फैमिली है, फैमिली क्या है हमेशा कि वो दिवाली पे ठीक है या फिर धन रस पे इस सामान को लेके आती है। तो एक क्या हो गया, एक हमारे लिए रूटीन है, ये हमारे लिए डेली रूटीन है। अगर ये डेली रूटीन है, ठीक है, या सॉरी हर ईयर्स का रूटीन है, डेली रूटीन तो नहीं, दिवाली पे फेस्टिवल पे, तो आगे की जनरेशन भी उसी को ही क्या करेंगी, अडॉप्ट करेंगी। तो यानी कि एक कंज्यूमर सोशलाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारे सोशल फैक्टर्स में कि लाइक कि दादा दादी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी चीज को हमने भी क्या क्या अडॉप्ट किया, हम भी वही चीज को माना। तो हम इस चीज को देखते हैं लाइक कि ये हमारे यहाँ का कंज्यूमर नहीं था, लेकिन इसने वही पर्सन ने नॉलेज स्किल एक्वायर की है कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि अब वो हमारे यहाँ का क्या है, कंज्यूमर्स है। या फिर आप ये बोल दीजिए कि स्टार्टिंग में उसने कभी इस चीज को परचेज नहीं किया, लेकिन जस्ट बिकॉज उसकी फैमिली में ये कल्चर है और उसने उस चीज को परचेज कर रहा है। तो अगर कोई ऐसे आइटम्स होते हैं कि लाइक रेफरेंस ग्रुप से, ठीक है ना, ये होता है ना कि नहीं कि मैंने ये आइटम्स लिया है यहाँ से, और अगर आपको मतलब अगर आप अपने फ्रेंड को या किसी को रेफर करते हो तो आपको अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, कि लाइक ओपिनियन लीडर, सोशल क्लासेस, ठीक है, कल्चर एंड सब कल्चर। तो हम इन सोशल फैक्टर्स के ऊपर भी कंसर्न कर रहे हैं। कंपनीज जो होती हैं वहां पे लेके आती हैं कि आपने शायद उसमें देखा होगा कि ठीक है कि जैसे जो मेन आपके पास सर्विसेज होती है ना, ये ऑफर्स मेन उनमें है कि मान लीजिए कि आपने सर्विस ट्यूशन के क्लासेस है, क्या आपने अपने फ्रेंड को भी ज्वाइन किया तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस टाइप से क्या है कि जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उस टाइम पे भी ये अवेयरनेस है। तो यानी कि ये कंज्यूमर सोशलाइजेशन भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि बजाय मेरा प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मेरा कॉलेज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जस्ट बिकॉज कि सामने वाले कॉलेज ने कंज्यूमर सोशलाइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट किया है, उसने उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया है, रेफरेंस ग्रुप लेके आता है, ठीक है, तो इसलिए उसके पास क्या है, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं। तो ये सोशल फैक्टर्स हैं, तो कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर में अफेक्ट करेगा। नंबर वन इज अवर द पर्सनल फैक्टर्स, सेकंड इज अवर द सोशल फैक्टर्स, एंड द थर्ड इज अवर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो बाबू देखो ये मेन चीज है कि मेरे पास क्या है, अपने खुद का मेरा मोटिव कैसा है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है। मान लीजिए कि मेरी पर्सनालिटी है कि मैं एक ही प्रोडक्ट को बार बार यूज नहीं करती, तो कंज्यूमर का आपने ये देख लिया, कंपनी ने देख लिया कि ये जो प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा क्या है, परचेज करने वाले हैं, इनका मोटिव कैसा है, कि जैसे लिखा है कि आपके पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक परसेप्शंस कैसी हैं, मोटिव्स कैसे हैं, तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में। जैसे मेरी तो बहुत गंदी आदत है, मैं कोई भी सामान लूंगी जब तक कि वो प्रॉपरली यूटिलाइज ना कर दूं, इट मीन्स कि उसका पूरा बेनिफिट ना उठा लूं, मैं उस किसी चीज को नहीं क्या करती, डिस्ट्रॉय करती, चाहे इसमें वो कोई भी चीज हो। तो एक मेरा परसेप्शंस हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी मैसेज करेगा कि हमने डिस्काउंट दिया है, ये दिया, तो मैं उस चीज को रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं रिएक्ट करती? क्योंकि ये मेरा एटीट्यूड ही यही है
ठीक है ना। ये मेरा एक यानी कि ये मेरी एक कंसेप्ट है कि जब तक मैं उस चीज को कम्प्लीटली, जो चीज मेरे पास है मैं यूज नहीं करती। बच्चे होते हैं, ठीक है ना, मोबाइल फोन्स के लिए क्या है, क्रेज है आजकल में। तो क्या होते हैं कि अच्छा न्यू फोन आया है, अभी 6 महीने फोन परचेज किया है, उसको रिसेल करके न्यू फोन ले लेते हैं। तो ये एक एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। लेकिन मेरा कि जब तक वो 10 साल हो जाए उस फोन को, लेकिन जब तक वो चल रहा है उसे यूज करना है। सो एक सबका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर को बाइंग बिहेवियर में डिसाइड करता है। अब वो फैक्टर्स खत्म हो गया। पहले क्या था कि अगर मुझे नीड है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को लेते थे, लेकिन अब मुझे ग्रीड है, अब मुझे लालच है उस प्रोडक्ट को लेने का। अब मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, मेरे पास जो नीड नहीं है, नीड मेरी क्या अलमीरा फुल है, लेकिन मुझे फिर भी वो ड्रेस चाहिए। तो ये मेरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो ये फैक्टर्स एक न्यू न्यू फैक्टर्स भी एमर्ज हो रहे हैं जो कि कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज परसेप्शंस, मोटिव्स that influence where a person buys product on a regular basis are called patronage motive, learning, attitude, personality and self concept. Clear? Now see the next one. कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस प्रोसेस क्या होता है ये? द प्रोसेस थ्रू विच कंज्यूमर्स प्रोसीड व्हाइल मेकिंग देयर बाइंग डिसीजन। मतलब सिंपल है कि एक प्रोसेस, ठीक है, जिसके द्वारा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आया भी है शायद एग्जाम में, तो कि कंज्यूमर ने यानी कि सोचा, देखो स्टार्टिंग में कंज्यूमर ने क्या सोचा, देखो कंज्यूमर को सबसे पहली बात कि सपने नहीं आते कि कौन सा मार्केट में प्रोडक्ट है, ठीक है। अब है कि उसको कहीं ना कहीं से क्या मिला, स्टिमुलस मिला, ठीक है, कंज्यूमर को कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, या उसने एडवर्टाइजमेंट में देखा, या फ्रेंड्स ने बताया, या उसने कोई इंफॉर्मेशन क्या की, गैदर की। तो उसने उसको कहीं ना कहीं से स्टिमुलस मिला, ठीक है। अब मेन चीज की थी, यहाँ पे ये मान लीजिए कि जो कंज्यूमर था उसके लिए परेशान था, तो उसने अपनी प्रॉब्लम को देखा, अवेयर किया, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, स्टिमुलस भी हो सकता है, या आप मान लीजिए स्टिमुलस उसके माइंड में ऑलरेडी था, ठीक है, उसने 3-4 महीने पहले एडवर्टीजमेंट देखा था, लेकिन अब उसकी उसने अपनी उस प्रॉब्लम को अब रियलाइज किया, अवेयर किया। फिर उसने मार्केट में क्या करने लगा, सर्च करने लगा, इंफॉर्मेशन को सर्च किया, ठीक है, कि अब इसकी कौन कौन सी कंपनी है, कहाँ कहाँ से मैं परचेज कर सकता हूँ, उसने प्राइस को कंपेयर किया। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन सॉरी इवेल्युएशन, ऑल्टरनेटिव्स को उसने इवेल्युएट किया कि किसका यानी कि कॉस्ट ज्यादा है, किसका प्राइस ज्यादा है, मुझे कौन से प्रोडक्ट से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ऑब्वियसली जब कस्टमर को लगता है कि बेनिफिट मेरा ज्यादा है कॉस्ट से, तभी वो उस चीज को, ऑल्टरनेटिव को परचेज करता है। नेक्स्ट हो गया, जब उसने इस चीज को, ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट कर दिया, इवेल्युएट करने के बाद वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि जिसकी क्या है बेनिफिट ज्यादा है, मैं यानी कि कॉस्ट कम है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को परचेज करना है। अब मेन चीज आती है कि प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद भी उसका कैसा बिहेवियर है, और क्या उसकी आप कंप्लेन को सॉल्व कर रहे हो, उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर। यानी पहले स्टार्टिंग में देखा था कि हमने कि एक सेलिंग कंसेप्ट में कि हमने गुड्स को सेल कर दिया और कस्टमर का के साथ कोई इतना रिलेशन नहीं है, तो हमें क्या लगा, फर्म को लगता है कि ठीक है हमने तो गुड्स सेल कर दिया, हमारा काम खत्म। लेकिन एक्चुअल में यही जो कस्टमर है ये आपके पास वापस आता रहे, ठीक है, तभी आपकी क्या होगी, ग्रोथ इंक्रीज होगी, तभी आपकी सेल बढ़ेगी, तभी जो कंपनी है प्रॉफिट को अर्न कर पाएगी। इसके लिए तो पोस्ट परचेज बिहेवियर कंपनी को देखना पड़ेगा कि देखिए कंज्यूमर परचेज करने के बाद हमारे साथ लॉयल है या नहीं, किस तरीके से करता है, ठीक है, रिएक्ट करेगा। सो द प्रोसेस थ्रू विच कंज्यूमर्स प्रोसीड व्हाइल मेकिंग देयर बाइंग डिसीजंस, अपने बाइंग डिसीजंस को करते समय, खरीदते समय, ठीक है, जो कंज्यूमर्स है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस।
इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, पूछो एक बार अगर किसी को कोई डाउट हो। नो? अच्छा, एक बार देखो क्या है हेडोनिस्टिक। When the purchase is capable of providing high degree of pleasure, ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला कि उसको लग रहा है कि यार इसमें ना मतलब इस प्रोडक्ट को परचेज करके वास्तव में मुझे बहुत ही क्या हुआ, बेनिफिट ज्यादा हुआ, मेरा जो इसमें से क्या है प्लेजर है वो काफी ज्यादा है, इन्वॉल्वमेंट बेशक हाई है, लेकिन जो डिग्री ऑफ प्लेजर है वो क्या है, बहुत अच्छा है। तो उसके लिए हम टर्म वो यूज करते हैं हेडोनिस्टिक। क्या टर्म यूज करते? द टर्म यूज इज द हेडोनिस्टिक। तो हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी किया। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। थोड़ा सा पार्ट ये आगे इसमें भी है, इसको एक बार 5 से 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन हमारा ये कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है, द दोज ब्रांड विच इनिशियली कम्स टू द माइंड। बाबू ये स्मॉल स्मॉल क्या है, कंसेप्ट है कंज्यूमर के बारे में। those product which initially comes to mind when considering the purchase, कि जैसे मान लीजिए कि मुझे मोबाइल फोन लेना है तो मेरे माइंड में सबसे पहले कौन कौन से ब्रांड के बारे में दिमाग में आया। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं इवोक्ड सेट। ऑब्वियसली देखो सबका ये इवोक्ड सेट क्या होता है, डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। मान लीजिए आपके दिमाग में आईफोन आया होगा, ठीक है, आई सबसे स्टार्टिंग में आईफोन, आईफोन नहीं तो उसके बाद ये है, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिंपल सिंपल से आए गए, जैसे कि टेक्नो का आ गया, मेरे दिमाग में इंडियन कंपनीज आती हैं। ठीक है, कि मैं सोचू कि बेशक 2 पैसे महंगे लूं लेकिन वो जो अमाउंट है वो मेरे इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए, सैमसंग में ना जाए, ये सब मेरे को मैं इंक्लूड ना करूं। तो आपका इवॉल्व सेट अलग हो सकता है, मेरा अलग है, और आप सभी का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सो मेन चीज क्या है, दोज प्रोडक्ट विच इनिशियली कम्स टू माइंड, वो प्रोडक्ट जो कि सबसे पहले हमारे माइंड में पहले आते हैं व्हेन कंसिडरिंग परचेज, जब हम परचेज करते हैं। सो दोज प्रोडक्ट विच इनिशियली कम्स टू द माइंड when considering the purchase are called evoked set, तो हम उसे evoked set बोलते हैं। क्लियर? अब आइए, कह रहे हैं कि देखो अभी मैंने उसमें लिखा था ना पोस्ट परचेज बिहेवियर, तो इसको मैंने और एक्सप्लेन कर दिया। पोस्ट परचेज बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चंस काफी आए हैं, लेकिन पोस्ट परचेज के नाम से नहीं है, ये नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से। ठीक है, ध्यान दीजिए अलग अलग टर्म्स जो हैं वो आई हैं एग्जाम में। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर के नाम से नहीं, कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से है। क्या होता है ये? सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन आफ्टर परचेजिंग द एक्सपेंस। सिंपली है, हम ये सोचते हैं कि यार मैंने इतना महंगा प्रोडक्ट परचेज किया है, मान लीजिए अभी मैंने सोचा कि मैंने तो यार कल ही इतना महंगा परचेज किया, शिट मैंने गलत परचेज कर दिया। ठीक है, इतना कॉस्टली परचेज कर दिया, उसमें इतना फीचर्स नहीं थे, दूसरे वाले में ज्यादा फीचर्स थे। लेकिन फिर जब मैंने उसे यूज किया 2-3 महीने बाद तो देखा मेरी फ्रेंड ने अपने प्रोडक्ट की बहुत कंप्लेन बता रही है, नहीं बेशक मेरा अच्छा है, एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो अलग अलग देखो परचेज के बाद बहुत सारे बिहेवियर में ठीक है कंज्यूमर की चेंजेस आते हैं। तो कंज्यूमर क्या सोचता है कि उसने जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है आफ्टर परचेजिंग द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, a buyer doubt whether he made the right decisions or not, उसे डाउट होता है क्या उसने सही फैसला लिया है या नहीं। सो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब मैं देखिए नेक्स्ट पे आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाइंग मोटिव। अभी मैंने आपको बाइंग मोटिव की बात की थी ना। ठीक है, देखो बाइंग मोटिव में हमारे पास, मैंने ये बोला कि आपको हमें यानी कि बाहर से समझ में आया या फिर हमें बाहर से क्या लगा, पता लगा, तो कि एडवर्टीजमेंट से लगा पता। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मोटिव। मोटिव जो होते हैं हमारे पास वो 2 टाइप के मोटिव हैं।
कौन कौन से मोटिव है? इंटरनल मोटिव एंड द नेक्स्ट वन इज अवर द एक्सटर्नल मोटिव। इंटरनल मोटिव का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे ना कि भूख लग रही है, द मेन चीज मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे क्या है, मेरे माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंज्यूमर के माइंड में आपको ये इंक्लूड नहीं करना, तो ये कंज्यूमर के माइंड में पहले से ही है कि जैसे कि मैंने क्या बोला कि मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना है, तो ये तो मेरे माइंड में पहले से ही है। तो इंटरनल बाइंग मोटिव्स आर इनहेरेंट इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो इंटरनल बाइंग मोटिव्स जो हैं वो कंज्यूमर्स के माइंड में पहले से ही होते हैं, इनहेरेंट हैं। दे अराइज फ्रॉम द बेसिक नीड्स। ये कहाँ से अराइज होते हैं? ये बेसिक नीड से अराइज होते हैं, जैसे कि हमारे पास हंगर, सेफ्टी, कंफर्ट, प्लेजर। तो दीज आर रैशनल और इमोशनल, यानी कि ये हमारे इमोशनल्स भी हो सकते हैं कि हमारे माइंड में यानी कि स्टार्टिंग में अराइज है, और ये हमारे रैशनल भी हो सकते हैं। यानी कि मतलब कि अब मान लीजिए कि मैंने अभी प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस कंपनी का नहीं, मुझे दूसरी कंपनी का परचेज करना चाहिए था। अब ये मेरे माइंड में पहले से ही हो गया ना, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैम आपने तो ये स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट देखा था, ठीक है, आपने दूसरा परचेज किया, आपने एक्सपीरियंस लिया। देखा जाए अब मैं कभी भी अगला प्रोडक्ट परचेज करूंगी तो वही जो मुझे परचेज करना था वो मेरे माइंड में है या नहीं। तो इंटरनल बाइंग मोटिव्स आर इनहेरेंट इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के माइंड में वो हमेशा होता है, ठीक है। एक्सटर्नल बाइंग मोटिव्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे बाहर से मैंने सीखा, लर्न किया कि नहीं, मुझे ये मोटिव को खरीद, मतलब मेरा अपना खुद का मोटिव नहीं है उसे परचेज करने का। अच्छा, मुझे एक पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी में मुझे उस चीज को क्या करना है, एक ड्रेस, बहुत सुंदर सी ड्रेस डालनी है। यानी कि आपका इंटरनल मोटिव नहीं है, कोई आपके पास बेसिक नीड्स नहीं है, वो आपको वो जो मोटिव है परचेज करने का, खरीदने का, आपका मोटिव एक्सटर्नल है। आपका जो परचेज करने का मोटिव है वो आपके अंदर से नहीं आया। आपको अगर पार्टी नहीं होती तो आप वो ड्रेस नहीं परचेज करते। लेकिन इंटरनल में क्या है, आपके पास, मान लो कि भूख लगी है, ऐसा तो है नहीं कि पार्टी में जाओगे तो ही खाओगे, नहीं, नहीं भी जाओगे तो भी खाओगे ना। तो ये तो आप उस आइटम को, ये जो मोटिव है, करोगे ही करोगे। लेकिन एक्सटर्नल बाइंग मोटिव, इट इज दोज whose a customer which a customer learn or acquire from his environment, जो कि कस्टमर अपने एनवायरमेंट से एक्वायर करता है, अपने एनवायरमेंट से लर्न करता है। एग्जाम्पल की स्टेटस है, कल्चर है, ठीक है, कि जैसे कोई भी स्टेटस के लिए उसने, अच्छा न्यू गाड़ी आई है, अच्छा ठीक है, न्यू कार आई है, अब तो आपको परचेज करनी ही करनी है क्योंकि आपको अब बिल्कुल न्यू आई है, आपको शौक है कि हर चीज जो भी न्यू आएगी आप सबसे स्टार्टिंग में उसको क्या करोगे, परचेज करोगे करोगे, ये आपका स्टेटस है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल बाइंग मोटिव्स में आ गया आपका, ठीक है। देखो, एक मेन चीज होती है रैशनल मोटिव, क्या होता है? देखो, रैशनल मोटिव हमारा इंटरनल का ही पार्ट होता है, क्योंकि रैशनल में हम डिपेंड करते हैं लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे। आपको ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, मैं इस चीज को परचेज कर रही हूँ, क्या मैं जो पैसा लगा रही हूँ इस प्रोडक्ट पे वो मेरा कितने टाइम तक चलेगा, वो मेरा पूरा यूटिलाइज होगा या नहीं। तो रैशनल मोटिव पे, कोई एक्सटर्नल के बेसिस पे आपने, देखो एक्सटर्नल पे स्टेटस है, इन सब पे आपने डिसाइड नहीं किया कितना अच्छा न्यू मॉडल है, आपने वेट भी नहीं किया। आप 2 महीने बाद जो आएगा, मतलब 2 महीने बाद उसका कॉस्ट कम हो जाएगी, नहीं तब नहीं लेना आपको। लेकिन रैशनल मोटिव क्या कहता है कि अभी मैं उस चीज को परचेज करके क्या करूं, अभी मेरे पास ऑलरेडी कितनी अच्छी अच्छी क्या है, कार्स हैं, तो मैं उसको अगर मुझे लेना ही है तो मैं उसको तब लूंगा या तब लूंगी कि जब मुझे लगेगा कि इसके प्राइस कम हो गए हैं, कि या मैंने इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को देख लिया, ठीक है, कि अभी इकोनॉमी में कोई भी नहीं इसको लेगा,
तो एक इमीडिएटली मुझे नहीं लेना जब तक इसके प्राइस डाउन नहीं हो जाते, या मुझको अभी तो काम नहीं है 6 महीने बाद, साल भर के बाद, ठीक है, या फिर मुझे एक गाड़ी को सेल करना है उसके बाद लेना है। तो इट इन्वॉल्व द रैशनल, यानी कि आपने यहाँ पे एक डिसीजन में इन्वॉल्व करते हो, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आपका बिहेवियर बेस्ड है, कंसिडरेशन ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, दीज इंक्लूड लाइक कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, कॉस्ट कैसी है आपकी, ड्यूरेबिलिटी आपकी कैसी है, तो इन सभी चीजों के लिए वो कितने लंबे समय तक चलेगा या नहीं, ठीक है, आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेबिलिटी कितनी है। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे ना यानी कि क्लासेस के लिए ना मेरे पास जो मोबाइल फोन है वो एंड्रॉयड नहीं है, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो अब मुझे मोबाइल फोन्स लिया, लेकिन आपने वेट किया ना, आपने इमिडिएटली तो नहीं लिया, आपने पहले अपने क्लासेस के होने का वेट किया, तब आपने, काफी बच्चों ने फिर एंड्रॉयड फोन लिए। तो ये सब क्या है, ये एक रैशनल मोटिव है। नेक्स्ट इज द इमोशनल मोटिव। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना, चीजें परचेज की हैं, तो ये एक आपके पास इंटरनल बाइंग मोटिव का पार्ट है, ठीक है, ये हमारी पर्सनल फीलिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, दीज मोटिव इंक्लूड्स करती है ईगो, लव, अफेक्शन, स्टेटस, प्राइड, इन सब चीज में, ठीक है। बस सिर्फ थोड़ा सा ही बचा, एक बार इसको कंप्लीट कर देती हूँ। प्रोडक्ट मोटिव, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल बाइंग द सर्टेन प्रोडक्ट। देखो ये है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब मान लीजिए कि जो अच्छा ठीक है, मेरा जो डिपेंडेबिलिटी है वो मेरा ना प्रोडक्ट को देख के है, अगर वो मुझे प्रोडक्ट अच्छा लग जाएगा तो मैं परचेज कर लूंगी, ठीक है, नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूंगी। इसका मतलब क्या है कि या मान लीजिए कि मैंने ये देखा कि मुझे एक्चुअल में अभी फिलहाल कोई इमीडिएट नीड नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं देख रही हूँ मिल जाता है तो अच्छा है, मैं उसे परचेज करूंगी। तो वही लिखा है, तो ये आपका दिस एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल बाइंग सर्टेन प्रोडक्ट, ये एक्सप्लेन करता है कि पीपल सर्टेन प्रोडक्ट को क्यों परचेज करते हैं। प्रोडक्ट्स मोटिव रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ऑब्वियसली कस्टमर की नीड, तो मैंने कहा ना कि अभी मुझे नीड नहीं है तो मैं नहीं लूंगी, अगर मिल जाता है, मैंने देखा कि ठीक है और ये मेरी नीड भी है तो मैं उसे परचेज कर दूंगी। तो आपका ये डायरेक्टली नीड्स के साथ आता है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि मुझे ना अभी कोई फेस वॉश लेना है, अगर अच्छा ऐसे वाला नहीं, मुझे दूसरे वाला लेना है कि लाइक लेमन का लेना है या फिर न्यू चला है वो लेना है, नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, यानी कि मेरी नीड्स लेने की दूसरी थी पर मैंने उस चीज को नहीं लिया, ठीक है, मैंने सर्टेन प्रोडक्ट्स, यानी कि मैं हर प्रोडक्ट्स को नहीं लूंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हमें अर्जेंट नीड होती है तो मैं कोई भी प्रोडक्ट को ले लूंगी, लेकिन इस केस में मुझे नीड ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है, ठीक है। अब आ गया कि जैसे इम्पल्सिव कस्टमर्स होते हैं कि मतलब जो बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना अपने माइंड को यूज किए प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, तो आर दोज हु बाय थिंग्स विदाउट एनी थिंकिंग, ठीक है, द मार्केट एंड पिक द प्रोडक्ट। तो ये दा है, ठीक है। अब है, अगर हम मोटिव्स की बात करते हैं ना तो इन दो के अलावा, इंटरनल एक्सटर्नल के अलावा, ये और दो टाइप में भी डिवाइड होता है, जैसे प्राइमरी मोटिव। सो दीज मोटिव अराइज डायरेक्टली, ठीक है ना, कि मेन आपके पास मतलब एक आपके पास होगा इंटरनल एक्सटर्नल, और नेक्स्ट है आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी, ये वही सेम चीज है, ठीक है। प्राइमरी मोटिव में आपके पास क्या होती है, आपके कस्टमर की नीड्स हैं, आपकी वांट्स हैं, मेरी क्या है, प्राइमरी नीड्स में मेरी जरूरत है, मेरी नीड्स वांट से मुझे ये मोटिव डायरेक्टली अराइज किया है, ठीक है, ये मुझे जो मोटिव है ये मेरा कस्टमर की नीड या वांट से आया है। तो आपको ये डिपेंड करना होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा गिवन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको कौन कौन से गिवन है, आपको इंटरनल वाला ऑब्जेक्टिव गिवन है या आपको प्राइमरी मोटिव का गिवन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसलिए मैंने हर डेफिनेशन, हर जो टर्म्स है उन्हें कवर करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट पे आई है, इट इंक्लूड्स हेल्दी
ब्यूटी की जैसे है नॉलेज, रिलैक्सेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, जो इन सब चीजों को इंक्लूड करता है। अब है सेकेंडरी और सेलेक्टिव बाइंग मोटिव क्या होते हैं। तो इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स टू बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कि लाइक मेरे पास क्या है, नीड्स बिल्कुल डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उनका जो सिलेक्टिव सेकेंडरी है यानी कि एक्सटर्नल है, ठीक है। कौन सा है, एक्सटर्नल बाइंग मोटिव है कि उन्होंने बाहर एनवायरमेंट से लर्न किया, ठीक है। तो वो ही वाला मोटिव है कि जहाँ पे उनकी डिपेंडेबिलिटी को देख के, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी को, इकोनॉमिक, ठीक है, इसमें चेंजेस है थोड़ा सा, कि जब हम कभी भी सेलेक्टिव बाइंग मोटिव में हमारे पास क्या होता है कि इमिडिएटली मुझे नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इमिडिएटली नीड है, यहाँ इनडायरेक्टली नीड है, यानी कि और मैं हर प्रोडक्ट के लिए वेट कर सकती हूँ। डिपेंड करेगा आपकी डिपेंडेबिलिटी के ऊपर कि मुझे 2 दिन बाद ही चाहिए या मुझे 3 दिन बाद चाहिए। क्लियर। तो प्राइमरी मोटिव, सेकेंडरी मोटिव एंड सिलेक्टिव बाइंग मोटिव। अब है पैट्रोनेज मोटिव कौन से होते हैं। देखो पैट्रोनेज मोटिव, दिस कॉज कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि मुझे ना कोई आस इतनी दूर नहीं जाना, ठीक है, अब कोरोना का टाइम वैसे ही है, तो मैंने सिर्फ अपने लोकेशन के आसपास से ही उसे परचेज कर लिया, ठीक है। या मान लीजिए कि आफ्टर, अच्छा वहां पर ना आफ्टर सेल सर्विस जो है डोमिनोज में आसानी से, अगर आप आसपास में है आपके एरिया में, तो वो आपके घर पर आसानी से आ जाता है, तो मैं सिर्फ डोमिनोज से ही मंगवाऊंगी, ठीक है। या फिर मैंने देखा यार उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम एक ही चीज के प्रोडक्ट को, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के साथ यानी या एक रिटेलर से परचेज करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका जो कंसर्न होता है, उनका कंसर्न स्पेसिफिक चीजों के लिए उनका कंसर्न है, या वो फीचर्स उन मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स के पास है, ठीक है, मेन उसके फीचर्स, हमें कोई भी चीज है कि मतलब कि जो मैंने देखा कि अच्छा ये ना सही प्राइस लगाता है, तो क्या हो गया, ये मेरा हो गया पैट्रोनेज मोटिव। क्लियर। सो आर दोस कंसर्न्स विद फैशन के साथ है, एक्सक्लूसिवनेस है कि एक एरिया में वही है और कोई है नहीं, तो मुझे फिर दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा, डिपेंडेबल है, आफ्टर सेल सर्विस है, कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन, क्वालिटी, ठीक है, प्राइस, रिलायबिलिटी ऑफ द सेलर, ठीक है, कि मुझे सेलर के ऊपर कंप्लीट क्या है, फेथ है, रिलायबल है। अब लोकल कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन, मेन तो अगर हम पैट्रोनेज की बात करते हैं लोकेशन की, तो वो लोकल कस्टमर तो अपने ही स्पेसिफिक लोकेशन से परचेज कर लेते हैं, क्यों, उन्हें इतना दूर से जाने पे वो उस चीजों को परचेज नहीं करते, अपने खामखा में ट्रांसपोर्टेशन है उन सब की कॉस्ट को लगाएंगे। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, सबको क्लियर हुआ, कोई डाउट है किसी को या नहीं, बता दीजिए, अगर डाउट है या नहीं कमेंट कर दो, ठीक है। नहीं है डाउट, चैट बॉक्स पे आप कमेंट कर दो।